नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो इवनिंग सेशंस में अपने यहाँ पे सेकंड पेपर से संबंधित MCQ चल रहे हैं, लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, यहाँ पे आज की क्लास के अपन यहाँ पे देखने वाले हैं वो यहाँ पे 2 टॉपिक से रिलेटेड यानी 100 क्वेश्चंस लगभग अपन यहाँ पे करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। और क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे। क्लास को शेयर और लाइक कर दे सभी दोस्त। और सुबह 9 बजे वाली आपने मॉर्निंग क्लास की वाली क्लास नहीं देखी है फर्स्ट पेपर जी के संबंधित, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख ली। इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, यहाँ पे आपको एग्जाम में पता चलेगा कि वहाँ से कितने क्वेश्चंस बार बार आपको मिलते हैं, तो आप एक भी क्लास को मिस ना करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट में जो करना है वो आप 10 दिन के अंदर अपने को सब कुछ यहाँ पे रिपीट के रिवीजन के तौर पर कर लेना है। तो सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे और जल्दी से अपने को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते रहना। आज के प्रश्नोत्तरी में मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे DSSB, DSSB और KVS और एस्टेट से संबंधित क्वेश्चंस भी इसमें डाले गए हैं, लेकिन वो अपन यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में नहीं करेंगे क्योंकि जो स्टैटिक्स होती है यहाँ पे सांख्यिकी होती है उसके क्वेश्चंस भी है, तो वो अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे। तो क्लास को एक बार सभी दोस्त शेयर और लाइक कर दे। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे, फुटबॉल के खेल में शरीर के किस अंग में चोट अधिक लगती है? फुटबॉल गेम है दोस्तों, उसके अंदर है वो कौन से अंग में सबसे ज़्यादा चोट लगने की संभावना रहती है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 1 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टखने यानी एंकल यानी टखने के अंदर सबसे ज़्यादा चोट लगती है फुटबॉल के अंदर। इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे टखने की चोट सबसे ज़्यादा लगती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को 2 स्लाइड से हैं, इसके ऑप्शंस आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा एडजस्ट करना है दोस्तों आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऑप्शन आपको यहाँ पे बल, पहला ऑप्शन यहाँ पे बल, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा चपलता, वैसे आपको दिख रहा होगा। और जो C ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे गति रहेगी, और यहाँ पे D ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे लचकता रहेगी दोस्तों, यहाँ पे लचकता। तो यहाँ पे ये ऑप्शन रहेगी। और पर्सन अपना यहाँ पे रहने वाला है वो देखे दोस्तों, यहाँ पे कम से कम समय में अपनी दशा और दिशा प्रभावित रूप से बदलता है कौन है? कम से कम समय में कौन अपनी दिशा और दशा को बदलता है, वो अपने यहाँ पे बताना। तो पर्सन नंबर यहाँ पे 2 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो चपलता होती है, ध्यान रखना, एजिलिटी जिसे अपन बोलते हैं, एजिलिटी चपलता है वो यहाँ पे क्या करती है, दिशा बदल देती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिखने में दिक्कत आई थी दोस्तों, तो ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का अपन ने कम से कम समय में दशा और दिशा बदलने की जो यहाँ पे वो अपन ने बताया था दोस्तों, यहाँ पे चपलता एजिलिटी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, वह क्षमता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध या उस पर से कार्य करती है, ध्यान रखना दोस्तों, दोबारा से देखिए, वह क्षमता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध या उस पर से कार्य करती है, उसके ऊपर से मतलब प्रतिरोध के विरुद्ध है, थकान के विरुद्ध वो कार्य करती है। प्रश्न नंबर 3 में बताना है, वह क्षमता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध या उस पर से कार्य करती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रतिरोध यानी यार दोस्तों यहाँ पे थकान की बात नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ पे थकान के विरुद्ध बात नहीं कर रहे। थकान में अगर कार्य करता है तो वो सहनशीलता आती है, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध के रेजिस्टेंस के विरुद्ध कार्य कर रही है तो वो यहाँ पे स्ट्रेंथ कहलाएगी। प्रश्न नंबर 3 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रेंथ, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कोई भी एडवांस में आंसर का क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर अपने यहाँ पे देना। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, लचकता किस खिलाड़ी के लिए मूर्त रूप से आवश्यक होती है? जो लचकता यानी इसे अपन फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचकता है, वो कौन से खिलाड़ी के लिए मूर्त रूप से आवश्यक होती है, उपयोगी होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे, जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दिया करो दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे लचकता किस खिलाड़ी को मूर्त रूप प्रदान करती है, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा। यहाँ पे जिम्नास्टिक को खिलाड़ी को, जो खिलाड़ी होता है जिम्नास्टिक का, वो उससे लचकता सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, तो लचकता होती है उतना ही जिम्नास्टिक अच्छे से वो कर पाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, सहनशीलता को विकसित करने वाली विधि का नाम बताएं जो स्पीड प्ले भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्पीड प्ले एक स्वीडिश शब्द है, ध्यान रखना है।
सहनशीलता है उसको विकसित करने वाली एक विधि का नाम बताना है, जिसे अपन स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे स्पीड प्ले है वो सहनशीलता एंडोरेंस को विकसित करती है, और ये एक स्वीडिश शब्द है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 5 में बताना है। और सयान जो रहेगा दोस्तों, सहनशीलता विकसित करने वाली विधि है वो यहाँ पे फार्टलेक कहलाई है। जो स्पीड प्ले है इसका दूसरा नाम है वो फार्टलेक, और ये स्पीड प्ले का नाम क्या हो गया, स्वीडिश शब्द है, वो अपने का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा यहाँ पे कंपटीशन विधि वह विधि है जिसमें प्रतियोगी क्या करता है, वो अपने क्या पे बताना है। यानी कंपटीशन विधि है, कंपटीशन मेथड है, वह कौन सी विधि है जिसमें प्रतियोगी क्या करता है। प्रश्न नंबर 6 में बता रहे हैं लगभग 3 घंटे तक भाग लेता है, वह कई प्रतियोगिता में भाग लेता है, 4 घंटे आराम करता है, या न्यूटन के नियम का उपयोग करता है। कंपटीशन विधि है वह विधि है जिसमें प्रतियोगी क्या करता है, कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे कई प्रतियोगिताओं के अंदर क्या करता है, भाग लेता है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्लास को भी शेयर करते रहना दोस्तों, फिर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त क्लास को शेयर कर दिया करो। किसी अभ्यास के बिना ऑक्सीजन ग्रहित कर क्रिया करना क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे किसी अभ्यास में बिना ऑक्सीजन के कोई क्रिया करते हैं तो वो कौन सा यहाँ पे कहलाता है, कौन सी क्रिया कहलाती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। बिना ऑक्सीजन यानी O2 की उपस्थिति इसके अंदर नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 7 का, वो ध्यान रखना एन एरोबिक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर रहेगा एन एरोबिक, यानी जो अनक्षीकृत क्रिया कहलाएगी बिना ऑक्सीजन की क्रिया, जिसमें 100 मीटर हो गया, साथ ही मान वेट लिफ्टिंग हो गई, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये बिना ऑक्सीजन की क्रियाएं होती है, एनाएरोबिक की क्रियाओं के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। गोनियोमीटर का प्रयोग किसे मापन के लिए किया जाता है। गोनियोमीटर है, गोनियोमीटर का प्रयोग अपन किसके मापन के लिए करते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 8 के अंदर। प्रश्न नंबर 8 में बताना है गोनियोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए करते हैं, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गोनियोमीटर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है लचकता। प्रश्न नंबर 8 लचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके मापन के लिए करते हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी के मापन लचकता के मापन के लिए गोनियोमीटर का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था पहले भी। नेक्स्ट होता है प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, खेल से पहले खिलाड़ी को क्या करना चाहिए। खेल से पहले खिलाड़ी को क्या करना चाहिए, इजी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाते हैं नॉर्मली ये क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाता है, और क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक भी कर दे दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 बताना है खेल से पहले खिलाड़ी क्या करना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा वार्मिंग अप, जिसे अपन गरमाना के नाम से जानते हैं, वार्मिंग अप जिसे हिंदी में अपन गरमाना के नाम से जानते हैं, तो वार्मिंग अप करना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा लचीलापन किस पर निर्भर करता है, यानी अच्छा जो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है वो किस पर निर्भर करेगी, वो अपने क्या पे बताना प्रश्न नंबर 10 के अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन रेंज ऑफ मोशंस के नाम से जानते हैं, प्रश्न नंबर 10 में बताना है दोस्तों यहाँ पे। फ्लेक्सिबिलिटी जिसे अपन रेंज ऑफ मोशन, ध्यान रखना, इसे अपन रेंज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, यानी जोड़ का अधिकतम यहाँ पे विस्तार होना ही क्या है, लचीलापन कहलाता है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का जोड़ है, जोड़ का अधिकतम विस्तार है वो यहाँ पे लचीलापन होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11। मानव शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है। मानव शरीर है, मानव शरीर का संतुलन है वो कौन बनाता है, वो अपने क्या पे बताना है। बैलेंस है, वो बैलेंस कौन बनाता है। प्रश्न नंबर 11 बताना है दोस्तों यहाँ पे मानव शरीर का बैलेंस कौन बनाता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 और सही आंसर रहेगा दोस्तों कान होते हैं, जो ईयर होते हैं, कान यहाँ पे बैलेंस बनाते हैं, और कानों के अंदर भी एक परत पाई जाती है जिसमें एक फ्लूइड पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड, यहाँ पे वो यहाँ पे बैलेंस का कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। कुश्ती का खिलाड़ी अपने शरीर को नीचे झुकाकर किस यांत्रिकी कारक का लाभ लेता है। दोस्तों कुश्ती का खिलाड़ी आपने देखा होगा, बहुत से कुश्ती के खिलाड़ी आपस में कुश्ती करते हुए, तो ज़्यादातर खिलाड़ी ज़मीन पे गिरने की कोशिश करता है, और नीचे ही रहता है, वो यहाँ पे स्ट्रेट खड़ा नहीं रहता है, वो यहाँ पे बैंड रहता है, झुका हुआ रहता है। तो वो क्यों रहता है, कौन सा यांत्रिका का लाभ वो लेना चाहता है। भार, त्वरण, वेग या केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण, प्रश्न नंबर 12 के अंदर बताना है। और प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो केंद्रीय सेंटर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसका लाभ लेना चाहता है, क्योंकि खिलाड़ी नीचे झुक कर रहेगा तो विपरीत जो खिलाड़ी है उसको उठाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो झुक कर नीचे रहता है।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13, निम्न में से जड़त्व शुरुआत के नियम कौन से हैं? जड़त्व के नियम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। जड़त्व शुरुआत के नियम कौन से हैं? आराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दौड़ का जड़त्व या क और ख दोनों। प्रश्न नंबर 13 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे जड़त्व की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ध्यान रखना न्यूटन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जिसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम जानते हैं। और ये जड़त्व है दो प्रकार का होता है दोस्तों, यहाँ पे स्थिर जड़त्व और गति जड़त्व। प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 और सयांश रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क और ख दोनों, यहाँ पे आराम से स्थिर जड़त्व और गतिशील अवस्था में गतिशील जड़त्व दोनों प्रकार के जड़त्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट हो रहेगा प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूटन के कितने नियम है? दोस्तों न्यूटन है, न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं, तो यहाँ पे कितने नियम दिए हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। न्यूटन के कितने नियम दिए हैं दोस्तों? न्यूटन ने जो पहला नियम दिया था उसे अपन जड़त्व का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा संवेग या त्वरण का नियम बोलते हैं। तीसरा अपन इसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 और जो सयांश रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, 3 नियम। न्यूटन ने गति के कितने नियम प्रतिपादित किए थे? तो यहाँ पे 3 नियम प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा यहाँ पे, जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम है वो न्यूटन का कौन सा नियम है? दोस्तों अभी मैंने जस्ट तीनों नियमों की यहाँ पे डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन किया है। तो जो न्यूटन का जड़त्व का नियम है वो कौन सा नियम होगा, संख्या के आधार पर पूछा गया है। और जो भी दोस्त नए जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दिया करो दोस्तों, शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया। अपने अपने जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है शेयर कर दिया करो दोस्तों। आपका शेयर और लाइक करना ही यहाँ पे मेरे को मोटिवेशन देता है, ताकि रेगुलर मैं क्लास यहाँ पे अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आपके पास लेकर आऊँ। प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 और सयांश रहेगा दोस्तों। जड़त्व का नियम जिसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं वो न्यूटन की गति का पहला नियम कहलाता है। दूसरा नियम कौन सा है? वो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन यानी संवेग और त्वरण का नियम। और जो तीसरा नियम है उसे अपन एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जानते हैं। तो तीनों नियम अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16, मानव शरीर में कितने प्रकार के तल होते हैं? तल मतलब यहाँ पे एक्सेस प्लेन से संबंधित बताया गया है दोस्तों। यहाँ पे प्लेन से संबंधित है, प्लेन और बॉडी प्लेन और एक्सेस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे मानव शरीर में कितने प्रकार के तल होते हैं, तल के बारे में पूछा गया है जिसे अपन प्लेन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, मानव शरीर में 3 प्रकार के यहाँ पे तल या प्लेन होते हैं जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? फ्रंटल प्लेन, सेजिटल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन। तीनों ही प्लेन होते हैं और उसके समानांतर 90 डिग्री के कोण पर एक अक्ष जुड़ा हुआ होता है जो फ्रंटल अक्ष, सेजिटल अक्ष और वर्टिकल अक्ष के नाम से जानते हैं। तो एक्स के अंदर क्या होती है? गति होती है। जो प्लेन के क्या होती है? समानांतर होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं अपन, निम्न में से कौन प्रदान करता है? बाह्य बल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो कौन प्रदान करता है? रक्त, मांसपेशी, घर्षण बल या फिर प्रकाश? प्रश्न नंबर 17 में बताना है दोस्तों। यहाँ पे फोर्स यानी बल है, बल का 2 प्रकार होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्स होता है वो यहाँ शरीर की मांसपेशियाँ और शरीर के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो प्रदान करते हैं, जिस प्रकार मांसपेशी हो गई, रक्त हो गया। और एक्सटर्नल फोर्स होता है वो शरीर के बाह्य कारक होते हैं, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल आ गया, घर्षण बल आ गया, हवा का बल आ गया। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा घर्षण बल यानी इनर्शिया होता है वो यहाँ पे क्या हो रहेगा? बाह्य एक्सटर्नल फोर्स रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। न्यूटन का दूसरा नियम कौन सा है? न्यूटन का दूसरा नियम है वो कौन सा है? लॉ ऑफ, यहाँ पे अपन ने न्यूटन से संबंधित देखे हैं, गति के नियम है। उसमें 3 नियम बताए थे मैंने दोस्तों, यहाँ पे गति के 3 नियम बताए हैं न्यूटन ने। जैसे पहला नियम अपन देख लिया था लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। दूसरा नियम यहाँ पे, तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। और जो सेकंड नियम है वो कौन सा रहेगा? प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, त्वरण या संवेग का नियम, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन या त्वरण का नियम के नाम से जाना जाता है, जो यांत्रिकी गणनाएं करवाता है। यानी एफ बराबर, इसमें फॉर्मूला भी याद रखना है, एफ इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, वो यहाँ पे क्या रहेगा? सेकंड नियम का यहाँ पे फॉर्मूला भी रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है दोस्तों। न्यूटन का तीसरा नियम जिसे अपन लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा है जिसे अपन क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं? उसमें अपने को यहाँ पे बताना है कि इसका उदाहरण कौन सा है।
आंतरिक बल, गति बल, गतिकर्षण या अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। प्रश्न नंबर 19 के अंदर बता रहे हैं। और सभी दोस्त क्लास को शेयर भी करते रहिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सेंट्रीप्यूटल और सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय, यानी केंद्रापसारी और केंद्र अभिसारी भी अभी से भी बोलते हैं, सेंट्रीप्यूटल सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानते हैं। वो यहाँ पे न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण है ये, यानी एक यहाँ पे अंदर की तरफ खींचता है, दूसरा बाहर की तरफ खींचता है। तो यहाँ पे कौन सा नियम, न्यूटन का लॉ ऑफ थर्ड रहेगा इसमें। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 20, विराम के विपरीत स्थिति क्या कहलाती है। विराम के विपरीत यानी जड़त्व की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे विराम यानी जड़त्व है, इसके विपरीत स्थिति है वो कौन सी रहेगी, वो अपने यहाँ पे बताना है। चाल, गति, दौड़ या फिर वेग। प्रश्न नंबर 20 बताना है दोस्तों। विराम यानी जड़त्व है, स्थिर अवस्था है, और उसकी जो विपरीत स्थिति है वो यहाँ पे गति यानी मोशन की अवस्था कहलाएगी, गति की अवस्था यहाँ पे कहलाएगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखें दोस्तों। हैंडबॉल के खेल में बॉल का सीधे अपने खिलाड़ी के पास फेंकने के लिए न्यूटन के किस नियम का मुख्य रूप प्रयोग किया जाता है। मान लो हैंडबॉल है, हैंडबॉल में अब बॉल एक खिलाड़ी के पास है, तो सीधा वो दूसरे खिलाड़ी के पास, अपने खिलाड़ी के पास फेंक रहा है, तो न्यूटन का कौन सा नियम यहाँ पे कार्य करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 21 के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं दोस्तों आप, तो आंसर इजी प्रकार से निकाल पाते हैं। व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 और सही आंसर रहेगा लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड नियम, जिसे अपन लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण का नियम जानते हैं। क्यों, इसके अंदर जो बॉल है वो खिलाड़ी के पास है, तो वो जितना त्वरण वेग लगाएगा, गति लगाएगा, उसी गति से वो खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के पास जाएगी। तो लॉ ऑफ इसके अंदर क्या होगा, सेकंड नियम लगेगा न्यूटन का। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 22, संवेग, जिसे अपन मोमेंट के नाम से जानते हैं, संवेग का नियम न्यूटन का कौन सा नियम होता है। दोस्तों बार बार मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, न्यूटन के तीनों नियमों की, जिसे अपन त्वरण का नियम भी जानते हैं, लॉ ऑफ संवेग का नियम, जिसे अपन त्वरण यानी लॉ ऑफ एक्सीलरेशन का नियम के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। प्रश्न नंबर 22 में बताना है संवेग का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसे अपन जितना वेग लगाएंगे उसी हिसाब से कार्य करेगा, गति मिलेगी। तो अपन ने यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 में भी देखा था दोस्तों यहाँ पे कि बॉल फेंकना है वो कौन से नियम में आएगा, तो वो यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ सेकंड नियम में आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों। मानव शरीर को बल प्रदान करता है, मानव शरीर है, मानव शरीर को बल कौन प्रदान करता है, यानी इसके लिए फोर्स है, फोर्स कौन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 में बताना है दोस्तों, यहाँ पे मानव शरीर को बल कौन प्रदान करता है, मांसपेशी, हड्डी, पैर या फिर जॉइंट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, मसल्स होती है शरीर की, जो मांसपेशियाँ होती है, ध्यान रखना है, वो शरीर में क्या करती है, बल प्रदान करती है, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में गति है, वो गति यहाँ पे जॉइंट्स के अंदर द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों। अब ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे DSS भी इनसे संबंधित अपन लेते हैं, लेकिन फिर भी अपन कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अंतिम वेग को निम्न में से किससे अंकित करते हैं। जो अंतिम वेग होता है दोस्तों, यहाँ पे न्यूटन के 3 नियम है, उनमें से जो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन न्यूटन का जो सेकंड नियम है उसका यहाँ पे फॉर्मूला है, उसमें जो अंतिम वेग होता है उसको किसके द्वारा अपन रिप्रेजेंट करते हैं, अंकित करते हैं। प्रश्न नंबर 24 में बताना है दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों, अपन उसे V के द्वारा यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25, डाइविंग प्रतियोगिता में स्प्रिंग बोर्ड से डाइव लेने के बाद खिलाड़ी नीचे की ओर क्यों आता है। डाइविंग का मतलब अपन यहाँ पे स्विमिंग से बात कर रहे हैं। स्विमिंग के अंदर होती है दोस्तों यहाँ पे जो स्विमिंग होती है, स्विमिंग के अंदर जो बहुत ऊपर लगभग 15 से 20 मीटर ऊपर से खिलाड़ी आता है, तो वो यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड से ऊपर डाइव लगाता है, फिर नीचे क्यों आता है, वो पानी की तरफ ऊपर क्यों नहीं जाता है, इसका कारण अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 25 में तो डाइव लगाने से खिलाड़ी नीचे ही आएगा दोस्तों, यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है वो खिलाड़ी नीचे की तरफ आता है, इसलिए वो पानी में आके नीचे अपन गिरता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों। समय बटा दूरी बटा समय किसका सूत्र होता है। दोस्तों यहाँ पे दूरी बटा समय है वो किसका सूत्र है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दूरी बटा समय है वो यहाँ पे किसका फॉर्मूला होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 26 के अंदर बताना है।
और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए। जो भी नए जुड़ते हैं शेयर और लाइक कर दिया करो। प्रश्न नंबर 26 के अंदर बताना है दोस्तों। और सही आंसर रहेगा दोस्तों चाल, यानी स्पीड होती है। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या कौन सा रहेगा दोस्तों, यहाँ पे दूरी बटा समय है, वो यहाँ पे चाल या स्पीड का फॉर्मूला रहता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखें दोस्तों, यहाँ पे समुद्र तल से 2000 फीट ऊंचे मैदान पर निम्न में से किस दौड़ में धावक के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर समुद्र तल से अपन 2000 मीटर के ऊपर ऊंचाई पर अगर जाकर अपन दौड़ लगाते हैं तो उसमें जो धावक है उसकी यहाँ पे परफॉर्मेंस पर कौन सा प्रभाव, नकारात्मक कौन सा प्रभाव पड़ेगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन सी दौड़ के ऊपर दोस्तों, जिस प्रकार हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करता है अपन, जो सिलारू हिमाचल प्रदेश में हाई एल्टीट्यूड सेंटर, राजस्थान में जो माउंट आबू से इससे संबंधित है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 में बताना है और सही आंसर रहेगा 5000 मीटर। 5000 मीटर से ज़्यादा दूरी के अपन दौड़े करते हैं, रनिंग करते हैं, तो फिर उस पर अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, नकारात्मक प्रभाव मिलेगा। वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आएगा प्रश्न नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 को थोड़ा एडजस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 28, पुलअप्स अभ्यास में शरीर के किस अंग के ताकत की आवश्यकता पड़ती है, वो अपने क्या पे बताना है। पुलअप्स लगाते हैं अपन तो उसमें शरीर के कौन सा अंग है जिसमें ताकत की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। एक होती है पुशअप्स, एक होती है पुलअप्स। पुलअप्स क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे पुलअप्स यहाँ पे कोई भी वार होती है, बार के ऊपर यहाँ पे खिलाड़ी क्या करता है, उसको पकड़ लेता है अपने हाथों से और फिर ये अपन यहाँ पे उसका शरीर है वो नीचे की तरफ पूरा लटका हुआ रहता है। तो वो कौन सी पोजीशन कहलाएगी, पुलअप्स की पोजीशन कहलाएगी दोस्तों यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 28 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों हाथ। जो हाथ होते हैं, हाथों पर सबसे ज़्यादा क्या पड़ेगा प्रभाव, ताकत की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस स्पर्धा में अत्यधिक चाल की आवश्यकता पड़ती है। अत्यधिक चाल वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन सी स्पर्धा जिसमें अत्यधिक चाल यानी मैक्सिमम स्पीड की आवश्यकता अपने को यहाँ पे पड़ती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 29 के अंदर बताना है। ऊंची कूद, भाला फेंक या फिर गोला फेंक। प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 और सही आंसर रहेगा 200 मीटर, 200 मीटर की दौड़ होती है, उसमें अत्यधिक चाल की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। इजी रहेगा इसका दोस्तों आंसर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा स्टैटिक से रिलेटेड है लेकिन कोशिश करते हैं अपन। वैसे अपन इसको राजस्थान में बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि जो सेकंड पेपर है अपना यहाँ पे उसमें एक पार्ट लगता है स्टैटिक। यहाँ पे स्टैटिक जिसे अपन सांख्यिकी के नाम से जानते हैं, तो सांख्यिकी अलग है अपने सिलेबस से, इसमें नहीं दिया गया, राजस्थान में नहीं दिया गया। बाकी अपना जो बीपीएड करते हैं उसमें स्टैटिक का पार्ट लगता है, उसका यहाँ पे क्वेश्चन है ये वाला। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 देखे दोस्तों, अगर फुटबॉल की एक टीम 5 मैचों में क्रम से गोल करती है, पहले में 2, दूसरे में 0, फिर 4, 3 और 1, तो इनमें औसत क्या रहेगा दोस्तों। मैच कितने हैं 5, तो अपन इसमें क्या लगा लेंगे 2 + 4 + 3 + 1। इस प्रकार अगर देखें तो 4, 2, 6 और इस प्रकार अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनको औसत निकाल लेंगे अपन इस प्रकार और यहाँ पे इसमें 5 का डिवाइडेशन इसमें कर देंगे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 और सही आंसर निकल के आ जाएगा 2। अपने यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी 10 होते हैं टोटल, उसमें से अपन यहाँ पे भाई 2 हो गया, 4 हो गया, 6 और 3 9 और 1 10, 10 में अपन यहाँ पे टोटल मैच कितने हैं 5, उसका डिवाइडेशन करने से 2 इसका एवरेज निकल के आ जाता है। नेक्स्ट हो रहेगा प्रश्न नंबर 31 देगा दोस्तों, यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है वो क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोस्तों यहाँ पे 2 हड्डियों का ध्यान रखना है। 2 हड्डियों का किसी जोड़ पर, हड्डी के जो जोड़ होते हैं 2 हड्डियों का किसी जोड़ पर आकर कम होना, वो क्या कहलाता है फ्लेक्शन। और 2 हड्डी, एक जॉइंट पर 2 हड्डियों का आपस में दूर जाना, वो क्या कहलाता है एक्सटेंशन। तो प्रश्न नंबर 31 और सही आंसर रहेगा जोड़। जोड़ की गति होती है वो यहाँ पे क्या कहलाती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यानी एक जोड़ पर 2 हड्डियाँ अगर पास में आ जाती है तो वो फ्लेक्शन, और दूर चली जाती है तो वो यहाँ पे एक्सटेंशन कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32 देखे दोस्तों, यहाँ पे एक व्यक्ति किस शारीरिक क्षमता, ध्यान रखना एक व्यक्ति है वो किस शारीरिक क्षमता के कारण हाफ मैराथन की दौड़ पूरा कर लेता है। हाफ मैराथन की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। मैराथन 26 मील 385, ध्यान रखना 26 मील 385 गज होती है मैराथन। वैसे 42.195 किलोमीटर होती है, लेकिन हाफ की बात कर रहे हैं वो किसकी कारण, कौन सी क्षमता है उसमें जो उसके कारण वो दौड़ पूरी कर लेता है। प्रश्न नंबर 32 में बताना इजी रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाता है तो वो सहनशीलता एंडोरेंस के कारण है, वो यहाँ पे खिलाड़ी क्या करता है दौड़ पूरी कर लेता है।
नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 33, डंबल अभ्यास में एक्सटेंशन गति के दौरान कौन सी मुख्य मांसपेशी संकुचित होती है। डंबल की बात कर रहे हैं अपन, डंबल एक्सरसाइज के दौरान एक होता है फ्लेक्शन, दूसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब यहाँ पे जोड़ का कम होना। तो यहाँ पे डंबल अभ्यास में एक्सटेंशन गति के दौरान कौन सी मुख्य मांसपेशी संकुचित होती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 33 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो कौन सी संकुचित होगी। तो यहाँ पे ट्राइसेप्स, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 33 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ट्राइसेप्स मांसपेशी है वो यहाँ पे संकुचित होती है एक्सटेंशन के दौरान। फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे जोड़ का यहाँ पे बढ़ना है वो एक्सटेंशन, और उसमें जो छोटी होगी मांसपेशी वो यहाँ पे कौन सी रहेगी, सामने वाली नहीं रहेगी बाइसेप्स, इसके पीछे वाली रहेगी ट्राइसेप्स, वो छोटी होती है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 34, शरीर की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। शरीर की ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। 34 में बताना है, ईजी भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शरीर की ऊंचाई मापने के लिए अपन स्टेडियोमीटर का अपन यहाँ पे प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, 100 मीटर धावक निम्न में से किस प्रकार के जूते पहनता है। 100 मीटर का धावक होता है वो कौन से प्रकार के जूते पहनेगा, स्पाइक्स वाली, स्टड वाली, जॉगिंग या कैनवॉस वाली। प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 को बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पाइक्स, यानी कीलदार जूते, स्पाइक्स बोलते हैं अपन इसे, कीलदार जूते पहनेगा जिसके नीचे उसके जूतों के नीचे कीलें लगी हुई होती हैं, तो स्पाइक यहाँ पे पहनेगा दोस्तों, ये वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, पेट की मांसपेशियों को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा अभ्यास लाभदायक होता है। पेट की मसल्स होती है जिसे अपन कोर मसल्स के नाम से जानते हैं, कोर मसल्स, या फिर इसे अपन एब्डोमिनल मसल्स के नाम से जानते हैं, जो 4 मांसपेशियाँ होती है, ध्यान रखना, रेक्टस, एब्डोमिनल, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और यहाँ पे ट्रांसवर्स ओब्लिक के नाम से जाने जाते हैं। 4 मसल्स होती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, एब्डोमिनल मसल्स के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज अपने को करनी पड़ेगी, प्रश्न नंबर 36 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों सिटअप्स। सिटअप्स लगाते हैं अपन लेट कर, अपन वापस उठ के पैरों के अपन वो लगाते हैं, सिर लगाते हैं, फिर अपन वापस से नीचे आ जाते हैं, तो वो सिटअप्स कहलाती है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 37, किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए जो विधि या साधन अपनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी उसके परफॉर्मेंस में अगर सुधार करना है तो कौन सी विधि या फिर कौन से साधन अपनाते हैं उसे अपन किस नाम से जानते हैं। अभ्यास, एर्गोजेनिक एड, डोपिंग या फिर मादक पदार्थ। प्रश्न नंबर 37 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों उसके प्रदर्शन में सुधार और जो साधन अपनाया जाता है वो एर्गोजेनिक एड के नाम से जाने जाते हैं। यानी ये नशीले पदार्थ होते हैं जो डोपिंग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, एर्गोजेनिक एड के नाम से उसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 38, राइस में आर से तात्पर्य, दोस्तों राइस है और इसमें जो आर होता है उसका यहाँ पे क्या तात्पर्य है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों शारीरिक शिक्षा भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, राइस का वर्तमान रूप कौन सा है, तो वो प्राइस है। यहाँ पे प्राइस इसका वर्तमान रूप का रहेगा, यानी राइस के आगे पी लगाते हैं तो प्राइस वर्तमान इसका रूप जाना जाता है। इसमें आर का मतलब क्या होता है, प्रश्न नंबर 38 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आर फॉर रेस्ट, यानी रेस्ट होता है, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 39, मोच खिलाड़ी को कहाँ आती है। मोच यानी स्प्रेन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, स्प्रेन कहाँ लगती है वो अपने यहाँ पे बताना है। स्प्रेन को मोच कहते हैं, वो कहाँ लगती है। 39 बताना दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों जो मोच होती है वो स्प्रेन यहाँ पे किसकी चोट है, लिगामेंट की चोट है, ध्यान रखना लिगामेंट। और लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। तो जॉइंट में जो लिगामेंट लगा होता है तो यहाँ पे जोड़ की चोट कहलाएगी, ध्यान रखना है, जोड़ की चोट है वो स्प्रेन यानी मोच कहलाएगी। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं 4। क्रिकेट के खेल में अगर किसी क्षेत्र रक्षक को गेंद पैर में जोर से लग जाए तो गूंबड़ हो जाता है, तो प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए। यानी क्रिकेट की बात है, अगर गेंद पैर में लग जाती है और उससे गूंबड़ हो जाता है तो अपने को क्या करना चाहिए फर्स्ट एड के रूप में, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड के रूप में क्या करना चाहिए प्रश्न नंबर 40 के अंदर। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों बर्फ़, आइस का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो
हाइड्रोथेरेपी है उसका जो पार्ट है ठंडा वाला उसे अपन क्रायोथेरेपी कहते हैं। क्रायोथेरेपी को अपन अपने उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको स्टैटिक्स से संबंधित मिलेंगे, लेकिन अपन राजस्थान के संदर्भ में इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। 41, 42, 43 और 44, साथ में 45 वाले क्वेश्चंस और यहाँ पे 6, ये क्वेश्चंस अपन नहीं करेंगे क्योंकि ये डीएसएस भी संबंधित रहते हैं। स्टैटिक्स का पार्ट यहाँ पे अपने राजस्थान से संबंधित नहीं लगता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आएगा सीधा 47 में। देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रतियोगिता में भाले को फेंकने के लिए शरीर का कौन सा बल कौन देता है। दोस्तों यहाँ पे दोबारा से देखिए, प्रतियोगिता में भाले को फेंकने के लिए शरीर को बल कौन देता है, यानी जेवलिन थ्रो करते हैं तो अपने को यहाँ पे फोर्स है, पावर है, वो कौन प्रदान करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 47 के अंदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 47 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, मसल्स मांसपेशी होती है और उसमें भी देखा जाए तो शोल्डर की मसल्स यहाँ पे कार्य करेगी, डेल्टोइड मसल्स, और चेस्ट के अंदर जो पेक्टोरियलिस मेजर मांसपेशी होती है वो यहाँ पे कार्य करती है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, चोट लगने के पश्चात जो बर्फ़ का प्रयोग किया जाता है वह किस थेरेपी के विधि के अंतर्गत आती है। दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो चोट लगती है उसमें अपन पानी का उपयोग करते हैं। पानी दो प्रकार का होता है, एक ठंडा और एक गर्म। अगर पानी का शब्द आ जाए तो वो अपना हाइड्रोथेरेपी रहेगी, लेकिन उसमें भी अगर ठंडे पानी है तो उसे क्रायोथेरेपी और गर्म पानी है तो उसे अपन थर्मोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 48 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, बर्फ़ का प्रयोग करते हैं तो वो ठंडा है इसलिए वो क्रायोथेरेपी के अंतर्गत आएगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों, एक गज में कितने मीटर होते हैं। दोस्तों अपन बार बार गज के यार्ड के रूप में, जैसे फुटबॉल का ग्राउंड होता है जो लगभग 110 से 120 गज होता है, लंबा चौड़ाई इसकी 50 से 100 गज होती है। तो गज का अपने को कैलकुलेशन करने के लिए भी अपने को यहाँ पे याद रखना है कि गज को अपन मीटर में चेंज करते हैं तो किस प्रकार करेंगे, एक गज में कितने मीटर होते हैं, प्रश्न नंबर 49 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, एक गज के अंदर जो मीटर्स होते हैं वो यहाँ पे 0.914 मीटर ध्यान रखना है, 0.914 मीटर रहेगी। यानी एक गज है वो 1 मीटर से क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब क्योंकि 100 सेंटीमीटर हो जाती है, 100 सेंटीमीटर तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, 100 सेंटीमीटर हो जाती है तो वो यहाँ पे 1 मीटर हो जाती है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होगी, लेकिन यहाँ पे 0.900 यानी 91 सेंटीमीटर अपन इसे मान सकते हैं, इसलिए ये 100 सेंटीमीटर से कम है। नेक्स्ट हो आगे प्रश्न नंबर 50 देखें दोस्तों। चलिए दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर यहाँ पे 50 देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे स्लाइड हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 50 देखें दोस्तों यहाँ पे, इनमें से लटक कर करने वाला अभ्यास कौन सा है। लटक कर करने वाला अभ्यास है वो कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 50 के अंदर। इनमें से लटक कर करने वाला अभ्यास कौन सा रहेगा, प्रश्न नंबर 50 में बताना है। और जस्ट अपन ने देखा था दोस्तों यहाँ पे पुलअप्स जो हाथों के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, हाथों पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है, तो प्रश्न नंबर 50 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पुलअप्स। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51, डोपिंग के अंतर्गत क्या आता है। डोपिंग है, डोपिंग यानी नशा है, नशे में क्या आता है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। डोपिंग से संबंधित दो संस्था है, एक वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसकी स्थापना 1999 सॉरी यहाँ पे 2004 से संबंधित, और एक होती है नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा और नाडा है वो यहाँ पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जानी जाती है। वाडा 1999 और नाडा यहाँ पे 2004 से संबंधित रहेगी, 4-5 से। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 51 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डायरेटिक्स। जो डायरेटिक्स होते हैं वो यहाँ पे नशीले पदार्थ डोपिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दोस्तों यहाँ पे, अरस्तु का संबंध किससे है। अरस्तु है, इसका संबंध किससे है वो अपने यहाँ पे बताना है। शरीर क्रिया विज्ञान, गति विज्ञान, गणित या हिंदी। प्रश्न नंबर 52 में बताना है दोस्तों यहाँ पे अरस्तु है वो किससे संबंधित रहेगा, जिसे अपन किन्सियोलॉजी के नाम से जानते हैं, किन्सियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों गति विज्ञान। जो गति विज्ञान है इसे अपन किन्सियोलॉजी कहते हैं, उसका जो यहाँ पे जनक रहेगा, संबंध रहेगा वो अरस्तु से संबंधित रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट हो रहेगा प्रश्न नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देगा दोस्तों, खिलाड़ी दौड़ते समय हाथ व पैरों से कौन सी गति करता है। खिलाड़ी दौड़ता है तो दौड़ते समय जो हाथ और पैर उसके चलते रहते हैं उसकी जो गति है वो कौन सी रहेगी वो अपने क्या पे बताना है प्रश्न नंबर 53 के अंदर।
और सभी दोस्त, जो भी नए दोस्त जुड़े हैं, क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। और कल सुबह मॉर्निंग के अंदर 9 बजे वाली जो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी फर्स्ट पेपर से संबंधित, उसको भी आप ज़रूर लें। आज वाली क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 53 और जो सयांश हो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना कोणीय, यानी एंगुलर मोशंस के नाम से जानते हैं। एंगुलर मोशंस यहाँ पे कोणीय गति के द्वारा वो हाथ और पैरों का उपयोग करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54 देखें दोस्तों। डोपिंग पर नियंत्रण लगाने वाला अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो कौन सी है? डोपिंग पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो कौन सी है, वो अपने क्या पे बताना दोस्तों। प्रत्येक देश के अंदर भी संस्था होती है, उसे अपन नेशनल बोलते हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड पे एक है वर्ल्ड वाडा, प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर 54। और जो सयांश हो रहेगा वाडा, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसकी स्थापना यहाँ पे 1999 से संबंधित रहेगी की गई थी। जो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर भी है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो राष्ट्रीय भारत के अंदर है वो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2005 से संबंधित रहेगी। वो यहाँ पे नियंत्रण करती है, किससे? मादक पदार्थों का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55। हिपोक्रेटस को किस शास्त्र का पिता कहा जाता है? हिपोक्रेटस है, उसको किस शास्त्र है उसका पिता कहते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 55 के अंदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 55 के अंदर बताना है। इजी रहेगा दोस्तों। अपन ने थोड़ा सा भी अगर फिजिकल एजुकेशन में ऐसे क्वेश्चंस आप नॉर्मली याद रखते हैं तो यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल जो शास्त्र है, मेडिकल का जनक यहाँ पे हिपोक्रेटस रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56। निम्न में से आंतरिक बल कौन सा है? आंतरिक है दोस्तों, मैंने बताया था फोर्स दो प्रकार का होता है, बल दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स है जिसके अंदर हवा का बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल ये आते हैं। और इंटरनल फोर्स है उसके अंदर शरीर के आंतरिक बल, मांसपेशियों का बल हो गया, साथ ही के अंदर जो ब्लड वाला बल हो गया, ये सब आते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 56 और जो सयांश हो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मसल्स का जो फोर्स होता है वो इंटरनल फोर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा प्रशिक्षण सहनशीलता को विकसित करता है, एंडोरेंस को विकसित करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। आइसोमेट्रिक, सर्किट ट्रेनिंग, आइसोटोनिक या फिर माइक्रो। 57 बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 57 और सयांश रहेगा दोस्तों। सहनशीलता को विकसित करने वाला वो सर्किट ट्रेनिंग रहेगी, जिसके खोजकर्ता एंडरसन और मॉर्गन यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं, प्रश्न नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक बार आपको दिखाई दे पूरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, खेलों में चोट लगने के पश्चात प्राथमिक उपचार हेतु थंब रूल किसे माना जाता है? दोस्तों खेलों के अंदर है, चोट लग जाती है तो प्राथमिक फर्स्ट एड के रूप में अपन उपचार करते हैं, उसे अपन थंब रूल के नाम से जानते हैं। वो कौन सा थंब रूल अपन यूज करते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन से पूछा जाता है थंब रूल के नाम से। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राइस, यानी इसे अपन राइस के नाम से जानते हैं, RICE। और वर्तमान में इसमें प्राइस का नाम उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 59। लेकिन ये दोस्तों स्टैटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, अपन इसको नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 60 देखे दोस्तों यहाँ पे सीधा। क्वेश्चन नंबर 60। सहनशीलता दोस्तों यहाँ पे 60 में सहनशीलता को विकसित करने वाली विधि को क्या कहते हैं, जिसमें अभ्यास को उच्च तीव्रता हाई इंटेंसिटी से तथा पूर्ण क्षतिपूर्ति के अंतराल पर किया जाता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? दोस्तों यहाँ पे पूर्ण विधि है, यहाँ पे पूर्ण विधि। तो दोस्तों सहनशीलता को विकसित करने वाली, एंडोरेंस को विकसित करने वाली कौन सी यहाँ पे विधि है जिसमें उच्च तीव्रता हाई इंटेंसिटी और यहाँ पे पूर्ण क्षतिपूर्ति यानी और अंतराल पर किया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 60 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इसे अपन अंतराल विधि के नाम से इसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। दोनों हाथों को सामने कंधे की सीधाई में लाना किस तल की गति को होती है? दोस्तों यहाँ पे दोनों हाथ है उसको अपन सामने की तरफ लेकर आ रहे हैं, सीध में लाना किस तल की गति होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। तल यानी प्लेन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। प्रश्न नंबर 61 बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 61 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे 61 का अंदर सेजिटल प्लेन, यहाँ पे सेजिटल प्लेन रहेगा दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 62। स्पीड प्ले विधि
क्या विकसित कर किया जाता है? स्पीड प्ले जिसे अपन फार्ट लेक के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, स्पीड प्ले जिसे अपन फार्ट लेक के नाम से भी जानते हैं, फार्ट लेक भी कहते हैं। और ये शब्द स्वीडिश शब्द है, बार बार मैं इसको बताता हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे किसको विकसित करेगी वो अपने को बताना है प्रश्न नंबर 62 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो सहनशीलता यानी एंडोरेंस को डेवलप करने वाली जो रहेगी वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, क्या रहेगी? फार्ट लेक स्पीड प्ले विधि रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? फिजिकल एजुकेशन के शारीरिक शिक्षा के जो केंद्रीय मनोरंजन बोर्ड है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 63 के अंदर। दोस्तों बहुत बार अपन ऐसे क्वेश्चन को कर चुके हैं, अनेक क्वेश्चन से अपन लगभग फिजिकल एजुकेशन शब्दावली संबंधित डेट से संबंधित क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। जो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लासेस देख ले। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 63 और सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे 1950 में है वो, यहाँ पे 1950 के अंदर मनोरंजन शारीरिक शिक्षा के मनोरंजन और केंद्रीय बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64, ग्रामीण मनोरंजन को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं? ग्रामीण मनोरंजन है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से? दोस्तों शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रामीण मनोरंजन कौन सा है। उसमें भी ऐसे गेम थे जैसे नृत्य करना, गीत गाना, ताश खेलना, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों, 2022 में पूछा गया था। तो ग्रामीण मनोरंजन को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं? तो सुविधाओं का अभाव, धन की कमी, राजनीति। प्रश्न नंबर 64 सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी है वो ग्रामीण जो मनोरंजन है उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए दोस्तों, यहाँ पे विद्यालयों में मनोरंजन के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विद्यालय होते हैं उसमें मनोरंजन के अंदर क्या नहीं आएगा वो अपने यहाँ पे बताना है। खेलकूद, निबंध प्रतियोगिता, प्रवेश परीक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम। 65 में बताना है मनोरंजन के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 65 सही आंसर रहेगा दोस्तों। प्रवेश परीक्षा होती है वो यहाँ पे मनोरंजन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। ये कोई मनोरंजन नहीं होता बल्कि ये तो एक स्कूल्स में भाग लेने का या कोई कंपटीशन को पास करने का यहाँ पे तरीका होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 66, शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रिया है। शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रिया कौन सी है? शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रिया कौन सी है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 66 में। और सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, जो भी नए दोस्त स्टूडेंट जुड़े क्लास को शेयर और लाइक कर दिया करो दोस्तों। 66 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शारीरिक बल वाली जो क्रिया है वो यहाँ पे कौन सी रहेगी? हॉकी का गेम है वो यहाँ पे शारीरिक बल वाली क्रिया रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 67, पतंग उड़ाना किस प्रकार के मनोरंजन में आता है? पतंग का उड़ाना कौन सा मनोरंजन है वो अपने क्या पे बताना है। अब देखिए दोस्तों आप सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं क्या? तो 2022 का जो थर्ड ग्रेड का पेपर है उसका आप क्वेश्चन देख लेना, उसके अंदर ग्रामीण मनोरंजन वाला पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 67। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है खेलकूद। पतंग उड़ाना किस प्रकार के मनोरंजन के आएगा? खेलकूद आएगा, खेलकूद के अंदर आएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 68, रिक्रेशन में RE का क्या अर्थ होता है? दोस्तों रिक्रेशन है जिसे अपन मनोरंजन के नाम से जानते हैं। रिक्रेशन हिंदी में मनोरंजन, उसमें जो RE होता है शब्द, इसका अर्थ क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। RE का मतलब री हो गया दोस्तों, यहाँ पे री यानी क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों रिक्रेशन शब्द, री प्लस क्रिएशन, इसे अपन रिक्रेशन कहते हैं। तो री यानी दोबारा, तो इसका मतलब प्रश्न नंबर 68 और सही आंसर रहेगा दोस्तों पुनः। री का अर्थ हो गया पुनः ऊर्जा प्राप्त देने वाला है, उसे अपन रिक्रेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 69, निम्न में से सामाजिक मनोरंजन का कौन सा उदाहरण है? सामाजिक मनोरंजन कौन सा उदाहरण? अब देखिए दोस्तों ग्रामीण मनोरंजन का कौन सा उदाहरण है? वो शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 इस प्रकार रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम यहाँ पे उसमें पूछा गया था कौन सा ग्रामीण मनोरंजन का उदाहरण है। अब पूछा गया कौन सा सामाजिक मनोरंजन का उदाहरण है? तो खेलकूद, विदाई समारोह, नृत्य या हस्तकला। प्रश्न नंबर 69 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों 69 में वो विदाई समारोह होता है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है, सामाजिक मनोरंजन कहलाता है, सोशल यहाँ पे रिक्रिएशन कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 70, चिकित्सा शास्त्र में रगड़ क्या है? चिकित्सा मेडिकल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, मेडिकल सेक्टर में जो रगड़ होती है वो क्या होती है? रगड़ जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? खरोंच के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन खरोंच भी कहते हैं।
तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 70 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन एब्रेजन के नाम से जानते हैं। जो मसल्स मांसपेशी स्किन की चोट है, एब्रेजन खरोंच, जिसे अपन रगड़ भी कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए दोस्तों, गोला फेंक प्रतियोगिता में गोले को दूर तक फेंकने के लिए कितने प्रक्षेपण कोण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों शॉर्ट फुट की बात कर रहे हैं अपन, शॉर्ट फुट है, उसको दूर तक फेंकना है तो कितने डिग्री का अपन प्रक्षेपण या फिर एंगल है वो बनाएंगे, कोण बनाएंगे, वो अपने क्या पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 71 में बताना है। और दोस्तों कोई भी, मैं आपको बता दूं, गोला हो चाहे डिस्कस हो चाहे जेवलिन हो, कोई भी हवा में फेंकने वाली चीज़ है, उसको अगर मैक्सिमम डिस्टेंस दूरी तक फेंकना है तो अपने को कितने डिग्री के एंगल पर फेंकना पड़ेगा, वो 45 डिग्री 45 डिग्री के कोण पर फेंकने से कोई भी वस्तु है वो ज़्यादातर दूरी कवर करेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 देखिए दोस्तों, पैराफिन बाथ नामक चिकित्सीय विधि में किसका प्रयोग किया जाता है। पैराफिन की बात कर रहे हैं अपन, इसे जिसे अपन पैराफिन पेंटिंग भी कहते हैं, इसे अपन पैराफिन पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये शरीर के छोटे जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, जो छोटे छोटे जोड़, जैसे कलाई का जोड़ हो गया, गर्दन का जोड़ हो गया, अंगुलियों में जोड़ हो गए, उन पर सबसे ज़्यादा दी जाने वाली थेरेपी है पैराफिन बाथ, जिसे अपन पैराफिन पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 72 के अंदर बताना है, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो सही आंसर रहेगा तो मोम होती है और साथ में पेट्रोलियम जेली, तरल मोम और पेट्रोलियम जेली का प्रयोग अपन इस पे करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 73। लिगामेंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिगामेंट क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों लिगामेंट क्या करता है, तो बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। और लिगामेंट की चोट अपन इसे स्प्रेन के नाम से जानते हैं, मोच के नाम से जानते हैं, लेकिन लिगामेंट क्या करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। लिगामेंट क्या है, कार्टिलेज है, मुलायम ऊतक है, रक्त है या फिर वसा है। 73 के अंदर बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 73 सही आंसर रहेगा। तो सॉफ्ट टिश्यू है, मुलायम ऊतक है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, लिगामेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 74। युक्ति, जिसे अपन टिप्स के नाम से जानते हैं, युक्ति कब अपनाई जाती है वो अपने क्या पे बताना है। युक्ति है, टैक्टिस भी बोलते हैं, इसे अपन टिप्स भी बोलते हैं, ये कब अपनाई जाती है, खेल से पहले, खेल के मैदान, खेल के बाद या खेल के दौरान या दिन में। टैक्टिस है वो अपने क्या पे बताना है, युक्ति की बात कर रहे हैं 74 में। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 74 सही आंसर रहेगा। तो खेल के दौरान जिस प्रकार बीच बीच में अपन आईपीएल चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो आईपीएल के अंदर जो टाइम आउट आता है वो टाइम आउट क्या करता है, वो टाइम आउट यहाँ पे युक्ति टैक्टिस बनाने के लिए आता है, इसलिए अपन इसे युक्ति कहते हैं, खेल के दौरान बनाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 75। बेलास्टिक विधि किससे संबंधित है, बेलास्टिक विधि है वो किसको विकसित करती है वो अपने यहाँ पे बताना है। यह बेलास्टिक विधि है जिसे अपन आघात विधि के नाम से जानते हैं, और यह क्या करती है, किसी भी मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, 5 प्रकार के मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें विकसित करती है, किसको विकसित करती है वो अपने घर पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 75 में बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी, लचकता है, उसको विकसित करने की जो विधि रहेगी वो बेलास्टिक विधि। दूसरी विधि इसको विकसित करने की होती है, उसे अपन स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 76। मैदान पर खिलाड़ी को चोट लगने के पश्चात जो स्प्रे लगाया जाता है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है। मैदान के दौरान चोट लग जाती है, फिर हमें स्प्रे लगाते हैं, जिस प्रकार मूव हो गया, साथ ही में ओमनीजेल हो गया, इस प्रकार के स्प्रे अपन यूज करते हैं, तो उसमें कौन सी गैस होती है। अब देखिए दोस्तों, चोट लगते हैं, अपने को क्या चाहिए, बर्फ़ चाहिए, तो बर्फ़ अपन वहाँ पे होती नहीं है, साथ में अपन स्प्रे का यूज़ करते हैं, वो भी क्या करती है, ठंडी यहाँ पे ठंड देती है, तो उसके अंदर क्या होता है, इथाइल क्लोराइड। प्रश्न नंबर यहाँ पे 76 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसमें इथाइल क्लोराइड होता है, साथ ही में इसके अंदर मीथेन भी हो सकता है, मीथेन भी होता है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 77। वार्म डाउन कब किया जाता है। वार्म डाउन, एक होता है वार्मिंग अप और एक होता है वार्म डाउन। देखिए दोस्तों, शब्दों में फेर है, एक होता है वार्मिंग अप, इसे अपन वार्मिंग अप के नाम से जानते हैं। वो तो किया जाता है, कब किया जाता है, खेल से पहले किया जाता है वार्मिंग अप। अब इसमें पूछा है डाउन, वार्म और डाउन कब किया जाता है, जिसे अपन कूल डाउन के नाम से जानते हैं, यहाँ पे कूल डाउन के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 77 बताना है, और ये कब किया जाता है दोस्तों, कूल डाउन जिसे वार्म डाउन बोलते हैं, वो यहाँ पे खेल के बाद की जाने वाली क्रिया होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए दोस्तों, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से मांसपेशियां अकड़ने लगती है, उसे क्या कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी खनिज लवण होते हैं दोस्तों, शरीर के अंदर जो खनिज लवण होते हैं, जैसे फास्फोरस, जिंक, सोडियम, कैल्शियम, ये क्या होते हैं, शरीर के अंदर
इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं इसे अपन, खनिज लवण बोलते हैं। तो अगर वो कमी हो जाती है तो शरीर के अंदर क्या है, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, जकड़न आने लगती है, क्रैम्प आने लगता है, तो वो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? प्रश्न नंबर 78 में बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे अपन क्रैम्प के नाम से जानते हैं। क्रैम्प यानी बाइंटा, बाइंटे बोलते हैं अपन साधारण भाषा में, इसे अपन बाइंटे के नाम से जानते हैं। यानी इसके अंदर मसल्स के अंदर बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और खिंचाव हो जाती है, उसे अपन क्रैम्प कहते हैं। नेक्स्ट और आएगा प्रश्न नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक व्यक्ति की 1 मिनट में श्वास दर कितनी होती है? एक व्यक्ति की 1 मिनट के अंदर श्वसन दर कितनी होती है, वो अपने क्या पे बताना है, 79 के अंदर बताना है। दोस्तों 1 मिनट में हार्ट रेट कितनी होती है? तो वो बेहतर होती है हार्ट रेट, हृदय दर, लेकिन श्वसन दर पूछी गई है अपने को यहाँ पे। दोस्तों आमतौर पर 16 से 20 बार होती है, आपको बता दूँ 16 से 20 बार होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपन देखें इसके नियरली आसपास, तो यहाँ पे 12 से 20 बार होती है। यहाँ पे 1 मिनट के अंदर 12 से 20 बार रहेगी, 16 से 20 बार भी आती है, ये अपने को यहाँ पे दोनों याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 80। निम्न में से कौन सा खेल का नाम है, कौन सा है वो खेल का नाम है, वो अपने यहाँ पे बताना है। टक, पाइक, रिपट या सेपक टकरा, कौन सा यहाँ पे खेल का नाम है? प्रश्न नंबर 80 के अंदर बताना है। इजी रहेगा दोस्तों। और वर्तमान में अपने जो स्कूली गेम्स हैं उसके अंदर भी यहाँ पे बता दो आपको, लगभग 47 गेम्स स्कूली गेम के अंदर जोड़े गए हैं, 47 गेम टोटल हो चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सा गेम रहेगा? सेपक टकरा, जो पैरों से बॉल खेलते हैं अपन सेपक टकरा के अंदर, पैरों से खेलते हैं। यहाँ पे नेट होता है सेम टू सेम, जिस प्रकार बैडमिंटन का नेट होता है वो, लेकिन दोनों तरफ खिलाड़ी होते हैं, वो सिर्फ पैरों से ही बॉल को देते हैं, इधर भी पैरों से, दूसरी साइड भी पैरों से ही देते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 81। निम्न में से भार से संबंधित खेल नहीं है, भार यानी प्रतिरोध, वजन से संबंधित खेल नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन सा नहीं है? भार का मतलब यहाँ पे प्रतिरोध, रेजिस्टेंट से है, कबड्डी, कुश्ती, जिम्नास्टिक या फिर जूडो, खेल नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 81 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे कबड्डी में भी अपन क्या करते हैं, दो खिलाड़ी आपस में दो पूरी गेम्स में पूरी दोनों आपस में टीमें भिड़ती हैं, तो यहाँ पे इसमें प्रतिरोध लगता है। कुश्ती में भी दो खिलाड़ी खेलते हैं, वो भी प्रतिरोध, जूडो से भी 2 खिलाड़ी प्रतिरोध होता है, बाहर होता है। तो यहाँ पे जिम्नास्टिक के अंदर होता है वो, यहाँ पे बाहर नहीं लगेगा, खिलाड़ी सिंगल खिलाड़ी ही होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 82। निम्न में से कौन सा खेल पानी से संबंधित नहीं है? पानी से संबंधित नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। डाइविंग, ट्राइथलन, तैराकी और फॉगिंग। पानी यानी वाटर स्पोर्ट्स नहीं है दोस्तों, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं अपन, वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 82 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, वाटर स्पोर्ट्स के अंदर है वो, यहाँ पे फॉगिंग नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पे फॉगिंग नहीं रहेगा। साथ ही में डाइविंग जो ऊपर से कूद जाता है खिलाड़ी, तैराकी हो गई, और ट्राइथलन हो गई, ये किससे संबंधित रहेगी? तैराकी, पानी से संबंधित क्रिया रहेगी, वाटर स्पोर्ट्स रहेंगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 83। स्टेथोस्कोप क्या मापा जाता है? जो स्टेथोस्कोप आता है इससे अपन क्या मापते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे बताना है अपने को यहाँ पे 83 के अंदर। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 के अंदर, स्टेथोस्कोप है, उसके द्वारा अपन यहाँ पे हार्ट रेट, हृदय दर मापते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्टेथोस्कोप के द्वारा हार्ट रेट, हृदय की दर मापते हैं, जो 72 बार होती है नॉर्मली, उसको अपन यहाँ पे मापते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दोस्तों, उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसका संबंध खिलाड़ियों के व्यवहार से होता है? उस विज्ञान को अपन क्या कहते हैं जिसका संबंध क्या होता है? खिलाड़ियों के व्यवहार से होता है। खिलाड़ी विज्ञान, मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान या फिर मानव रचना विज्ञान। 84 में बताएं दोस्तों। आमतौर पर अपन टीम गेम ज़्यादा खेलते हैं, तो उसमें दूसरे देशों से संबंधित होते हैं, एक देश में भी दूसरे राज्यों से संबंधित होते हैं, एक राज्य में भी दूसरे जिलों से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार अपन देखते हैं, तो उसमें खिलाड़ियों के व्यवहार का जो मापन किया जाता है वो यहाँ पे खेल मनोविज्ञान के द्वारा यहाँ पे संबंध किया जाता है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जिसके कोलमैन ग्रिफिथ यहाँ पे इसके क्या रहेंगे? वैज्ञानिक, इसके खोजकर्ता भी रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 85। निम्न में से किस चिकित्सीय विधि में ठंडे तथा गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मैंने बताया था कि पानी की जो विधि है उसे अपन हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। अब हाइड्रोथेरेपी पानी भी 2 प्रकार का, एक ठंडा और गर्म। ठंडा है तो उसे अपन क्रायोथेरेपी, और गर्म है तो उसे अपन थर्मोथेरेपी के नाम से जानते हैं। अब ठंडा और गर्म दोनों मिक्स हो जाते हैं तो फिर अपन इसे किस नाम से जानते हैं? 85 के अंदर बताना है।
और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 85 के अंदर, उसे अपन कंट्रास्टवाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कंट्रास्टवाद के नाम से उसे अपन जानते हैं। यानी ठंडा और गर्म दोनों यहाँ पे होते हैं, तो कंट्रास्टवाद, ठंडा हो तो क्रायोथेरेपी, गर्म है तो थर्मोथेरेपी, दोनों मिक्स हो गए तो उसे अपन कंट्रास्टवाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 86, क्रिकेट के विकेट की पिच की दिशा क्या रहती है? क्रिकेट का जो पिच होता है उसकी विकेट की दिशा क्या रहती है वो अपने यहाँ पे बताना है। साथ ही में दोस्तों 86 के अंदर बताना है आपने को, आमतौर पर ये बताना है कि क्रिकेट का जो पिच होता है, ये मान लो क्रिकेट का यहाँ पे ग्राउंड हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इसमें जो ये पिच होती है अंदर वाली, इस पिच की दिशा कौन सी रहती है? 86 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर दक्षिण। आमतौर पर यहाँ पे उत्तर दक्षिण ज़्यादातर ग्राउंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है, सॉरी नॉर्थ साउथ रहेगी, उत्तर दक्षिण यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 87 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87, स्ट्रेटेजी कब अपनाई जाती है? स्ट्रेटेजी जिसे अपन रणनीति के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रेटेजी वो कब अपनाई जाती है? 87 में बताना दोस्तों यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे अभी थोड़े क्वेश्चंस पहले अपन ने देखा था, युक्ति कब अपनाई जाती है, जिसे अपन टैक्टिक्स के नाम जानते हैं, तो वो युक्ति तो गेम्स के दौरान अपनाई जाती है। स्ट्रेटेजी रणनीति कब बनाई जाती है, तो वो गेम्स के पहले, खेल के पहले हैं, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। स्ट्रेटेजी रणनीति अपनाई जाती है और खेल के दौरान अपनाई जाती है, वो युक्ति अपनाई जाती है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 88, फिजियोथेरेपी नामक शब्द में थेरेपी का क्या अर्थ होता है? दोस्तों यहाँ पे फिजियोथेरेपी बोलते हैं अपन, ज़्यादातर फिजियोथेरेपी है, उसमें जो थेरेपी शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? विधि, दर्द, दवाई या उपचार। 88 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों फिजियोथेरेपी में दो शब्द है, फिजियो प्लस थेरेपी, तो यहाँ पे जो थेरेपी है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? प्रश्न नंबर 88 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इसे अपन उपचार बोलते हैं। थेरेपी का मतलब है उपचार। अब उपचार है वो कोई सा भी हो सकता है, वो अपने यहाँ पे इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 89, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण है उसकी खोज किसने की थी वो अपने क्या पे बताना है। 89 में बताना है दोस्तों यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 89 के अंदर, वो ध्यान रखना है गुरुत्वाकर्षण की खोज यहाँ पे न्यूटन ने की थी। और साथ ही में गति के जो नियम है 3 नियम वही न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 90, घर्षण बल किस प्रकार का बल है? दोस्तों फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो किस प्रकार का बल है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बार बार बताया है कि बल दो प्रकार का होता है, फोर्स दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल होता है वो शरीर के आंतरिक बल होता है, मसल्स का बल होता है। एक्सटर्नल फोर्स कोई भी हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बोला हो गया, हवा का बल, घर्षण बल। तो ये भी प्रश्न नंबर 90 और जो सही आंसर निकल के आ गया दोस्तों यहाँ पे बाह्य बल होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 91 थोड़ा सा इसके दो ऑप्शन नीचे हैं, इसको एडजस्ट करना है दोस्तों आपको। खाली समय का सदुपयोग करने हेतु जो क्रियाएं की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? खाली समय है उसका उपयोग करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? छोटे खेल, व्यक्तिगत खेल, मनोरंजन क्रियाएं या फिर स्वैच्छिक खेल। खाली समय में जो क्रियाएं की जाती है अपन किस नाम से जानते हैं? 91 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन रिक्रिएशन, मनोरंजनात्मक क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रिक्रिएशन एक्टिविटीज। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 92 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92, शक्ति को विकसित करने वाली विधि कौन सी है? शक्ति यानी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को यहाँ पे विकसित करने वाली विधि कौन सी है वो अपने यहाँ पे बताना है। शटल रन, 10 किमी दौड़, 100 मीटर की दौड़ या फिर आइसोमेट्रिक विधि। 92 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों शक्ति स्ट्रेंथ को विकसित करने वाली वो आइसोमेट्रिक यानी स्थिर व्यायाम विधि के नाम से जानी जाती है। स्थिर व्यायाम विधि आइसोमेट्रिक, ये इसको डेवलप करने वाली विधि रहेगी। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 93 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93, साहित्य गतिविधि में मनोरंजन विधि कौन सी है? साहित्य गतिविधि होती है उसमें मनोरंजन कराने वाली विधि कौन सी रहेगी वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 19। अब दोस्तों गतिविधि एक्टिविटीज कौन है? साहित्य वाली, लेकिन उसमें भी जो रिक्रिएशन गतिविधि है वो कौन सी रहेगी? खेलकूद, कवि सम्मेलन, वाद विवाद या निबंध लेखन। प्रश्न नंबर 93 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे निबंध लेखन। साहित्य के अंदर जो निबंध लेखन होता है वो यहाँ पे मनोरंजन क्रियाएं होती है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए दोस्तों,
निम्न में से कौन मनोरंजन के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है वो अपने यहाँ पे बताना है। जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कौन सा नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 94 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, रिक्रिएशन के अंदर क्या नहीं आता है? वो रेल मनोरंजन। रेल से जो रेल की क्रियाओं के अंदर अपन रेल में जाते हैं, ट्रेन के अंदर जाते हैं, उसमें जो गड़बड़ करते हैं, बाहर मुंह निकालते हैं, बैठते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, तो वो इसमें नहीं करना चाहिए, वो मनोरंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 95, थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 95, लगभग 2000 फीट की ऊंचाई के मैदान पर निम्न में से किस दौड़ में धावक के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? अब शुरू में भी देखा था दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट होकर आ गया है दोबारा से ही। 10,000 मीटर 2000 मीटर से ऊपर अगर कौन सा धावक की दौड़ रहेगी जिसमें उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो उस समय उस ऑप्शन था वो यहाँ पे 5000 मीटर, और अब अपना यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों 10,000 मीटर है। उससे जो लंबी दूरी के दौड़े होते हैं उसमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 96 देखें दोस्तों, निम्न में से किस दौड़ में सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है? सहनशीलता यानी एंडोरेंस है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। 5000 मीटर, 100 मीटर, 110 मीटर, 4 गुना 100 मीटर। एंडोरेंस यानी सहनशीलता। अब देखिए दोस्तों, सहनशीलता क्या है? वो लंबी दूरी की जो क्रियाएं की जाती है उसमें ज़रूरत पड़ती है, जो शरीर की बहुत मजबूत क्षमता होती है। 96 के अंदर बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों 5000 मीटर। जो लंबी डिस्टेंस होती है 5000 मीटर, 10,000 मीटर, साथ ही में मैराथन दौड़, तो यहाँ पे एंडोरेंस की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 97, ये तो औसत से संबंधित रहेगा, ये अपने को यहाँ पे नहीं करना है। 98 देगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 98, किस अभ्यास में हाथों की ताकत की आवश्यकता पड़ती है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट होकर आ गया है, पहले भी अपन ने देखा था। हाथों की आवश्यक ताकत है, उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो वो पुलअप्स के अंदर यहाँ पे पड़ेगी। प्रश्न नंबर 98 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पुलअप्स। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 99, CHO निम्न में से किसको इंगित करता है? दोस्तों मैंने बहुत बार प्रश्नोत्तरी में बताया था, शुरू में लगभग 2-3 दिन पहले भी प्रश्नोत्तरी थी, उसमें बताया था मैंने CHO C6H12O6 यानी 1:2:1 ये अनुपात होता है। अब ये दोस्तों आपने देखा होगा संतुलित भोजन में 3 अवयव होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। उसमें से C4 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसके अंदर प्रत्येक के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होता है उसमें एक चीज़ अन्य पाई जाती है जिसे अपन नाइट्रोजन कहते हैं। तो CHO क्या हो गया ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत पाए जाते हैं, तीनों अवयव होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 100 देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100, सेजिटल एक्स जैसा निम्न में से क्या है? सेजिटल एक्स की ये बात कर रहे हैं अपन, उसके समान कौन सा है? अब दोस्तों ये अपना शरीर होता है, शरीर के अंदर ये अपने हाथ शोल्डर हो गए, ये अपना पोर्शन हो गया नीचे वाला। तो अगर सेजिटल का मतलब है सामने से पीछे की तरफ, सामने से पीछे की तरफ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे सेजिटल एक्स, तो इसके समान कौन सा रहेगा? वो सेजिटल तल रहेगा। सेजिटल एक्स के समान कौन सा होता है? सेजिटल तल होता है, क्योंकि जो सेजिटल तल भी होता है वो भी सामने से ही जाता है, तो समान यहाँ पे पूछा गया। तो चले दोस्तों, ये अपन ने 100 क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखते हैं अपन यहाँ पे नेक्स्ट आगे गेम से संबंधित। तो सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे। ये तो अपन ने 100 क्वेश्चन कर लिए। अब अपन यहाँ पे गेम से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो गेम से संबंधित क्वेश्चन में देखें दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन वो रहेगा यहाँ पे, अखाड़ा किस खेल से संबंधित है? अखाड़ा की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, अखाड़ा किस खेल से संबंधित है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 1 के अंदर बताना है अखाड़ा किस खेल से संबंधित रहेगा दोस्तों। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुश्ती से संबंधित अखाड़ा पद्धति है वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना, और बहुत पुरानी समय से भारत में अखाड़ा पद्धति चलती आ रही है। नेक्स्ट हो रहेगा प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, आपको कंप्लीट दिखाई दे। वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? दोस्तों यहाँ पे वर्तमान समय में जो कुश्ती है, कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला है वो कितने मिनट का होता है? रेसलिंग का प्रत्येक जो राउंड होता है, जिसे अपन राउंड के नाम जानते हैं, वो कितना रहेगा? प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 6 मिनट। प्रत्येक जो मुकाबला होता है वो 6 मिनट का यहाँ पे होता है। 6 मिनट का मतलब दोस्तों यहाँ पे 3-3 मिनट के 2 यहाँ पे राउंड होते हैं, यानी 6 मिनट का यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, कुश्ती की ग्रीको रोमन शैली पुरुष स्पर्धा को कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया था? दोस्तों कुश्ती की कौन सी टेक्निक आती है? एक तो ग्रीको रोमन, एक होती है फ्री स्टाइल।
ध्यान रखना है, एक फ्री स्टाइल और एक होती है यहाँ पे ग्रीको रोमन। तो ग्रीको रोमन को कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया था, प्रश्न नंबर 3 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पुरुषों की जो 1896 का जो पहला ओलंपिक था एथेंस के अंदर, उसी के अंदर यहाँ पे ग्रीको रोमन को शामिल कर लिया गया था। ग्रीको रोमन में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर है वो कमर से ऊपर ही पकड़ते हैं, ध्यान रखना, कमर से ऊपर की पकड़ होती है इसके अंदर, नीचे के नहीं होती है यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4 देगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, कुश्ती की फ्री स्टाइल शैली पुरुष स्पर्धा की किस ओलंपिक में शामिल की गई थी। दोस्तों मैंने बताया था कुश्ती की 2 टेक्निक यहाँ पे, ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल। ग्रीको रोमन को 1896 में शामिल कर लिया था पहले ही ओलंपिक के अंदर। अब जो फ्री स्टाइल है उसमें किसी भी प्रकार लड़ सकते हैं अपन, तो यहाँ पे फ्री स्टाइल को कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1904 का जो सेंट लुइस ओलंपिक था, 1904 का सेंट लुइस ओलंपिक, उसके अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5 देखें दोस्तों, कुश्ती की फ्री स्टाइल शैली महिला स्पर्धा को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। पुरुषों की फ्री स्टाइल को 1904 के सेंट लुइस में किया गया था, लेकिन यहाँ पे महिलाओं की फ्री स्टाइल है, क्योंकि महिलाओं की ग्रीको रोमन नहीं थी दोस्तों, तो यहाँ पे महिलाओं की फ्री स्टाइल को कब शामिल किया गया था, प्रश्न नंबर 5 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2004 के एथेंस ओलंपिक में, यानी पुरुषों की फ्री स्टाइल 1904 और महिलाओं की फ्री स्टाइल वो 2004, हाँ लगभग 100 साल बाद यहाँ पे शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों में कब शामिल किया गया था। कुश्ती को राष्ट्रमंडल है, कॉमनवेल्थ गेम है, उसमें कब शामिल किया गया था। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 1930 में स्टार्ट हो गए थे, भारत ने 1934 में पहली बार कॉमनवेल्थ में भाग लिया था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 के अंदर वो ध्यान रखना है, कुश्ती है उसको राष्ट्रमंडल में कब शामिल कर लिया था। 1930 का जो पहला ही राष्ट्रमंडल हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, उसके अंदर यहाँ पे शामिल कर लिया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, कुश्ती को कौन से एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। एशियाई खेल जो 1951 में स्टार्ट हुए थे, उसको कौन से एशियाई खेलों में शामिल किया गया था, प्रश्न नंबर 7 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1954 का जो मनीला में हुआ था, मनीला फिलीपींस के अंदर जो एशियाई खेल हुआ था 1954 में, उसके अंदर शामिल किया गया था कुश्ती को। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व कुश्ती महासंघ जिसे अपन फिला के नाम से जानते हैं का गठन किस वर्ष हुआ। विश्व कुश्ती महासंघ फिला है, उसका गठन कब हुआ है। दोस्तों ये भी याद रखना है, फिला किसकी है, फिना किसकी है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विश्व कुश्ती महासंघ फिला है, इसका यहाँ पे गठन कब हुआ था, तो 1912, ध्यान रखना है 1912 के अंदर है विश्व कुश्ती महासंघ फिला का यहाँ पे गठन हुआ था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखें दोस्तों, फिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों विश्व कुश्ती महासंघ जिसे अपन फिला कहते हैं, फिला जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो अपने को प्रश्न नंबर 9 के अंदर बताना है। तो चले दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्योशियर के अंदर यहाँ पे क्या है, इसका मुख्यालय रहेगा क्योशियर के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे, भारतीय कुश्ती महासंघ का गठन किस वर्ष किया गया। भारतीय कुश्ती महासंघ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों। विश्व कुश्ती महासंघ का गठन कब किया गया था, तो 1912 में किया गया था। विश्व कुश्ती महासंघ का गठन 1912 के अंदर किया गया था। कहाँ किया गया था, तो यहाँ पे क्योशियर के अंदर किया गया था। अब भारतीय कुश्ती महासंघ है, उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1948 में भारतीय कुश्ती महासंघ का गठन किया गया था। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 11, कुश्ती मेट, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, कुश्ती मेट का आकार क्या होता है। कुश्ती के जो मेट होता है, मेट का आकार क्या होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। कुश्ती की मेट का आकार क्या होता है, प्रश्न नंबर 11 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों कुश्ती की जो मैट होती है उसका जो आकार होता है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे 12 × 12 मीटर रहेगा। साथ ही में जो जूडो होता है, जूडो की मैट का आकार 16 × 16 रहेगा। ध्यान रखना है यहाँ पे 16 × 16 जूडो, यहाँ पे कुश्ती मैट है उसका यहाँ पे 12 × 12 मीटर यहाँ पे रहेगा। चले दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखें दोस्तों यहाँ पे, कुश्ती क्षेत्र का व्यास कितना होता है। कुश्ती क्षेत्र है उसका व्यास कितना होता है। दोस्तों ये मान लो कुश्ती का मैट हो गया जिसकी लंबाई चौड़ाई है या 12 मीटर, 12 × 12 होते हैं, लेकिन इसके अंदर है वो कुश्ती का एरिया फिक्स होता है
उसका व्यास पूछा गया है, कुश्ती क्षेत्र का व्यास कितना होता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे पूछा गया प्रश्न नंबर 12 के अंदर। चले दोस्तों प्रश्न नंबर 12 और जो सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे 7 मीटर। कुश्ती क्षेत्र का जो कंटेक्स्ट एरिया होता है, कॉन्टेक्स्ट एरिया, वो यहाँ पे 7 मीटर का रहेगा। इसका व्यास 7 मीटर रहता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13 देगा दोस्तों यहाँ पे, कुश्ती मेट में रेड जोन की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे रेड जोन की चौड़ाई कितनी होती है। ये अपना दोस्तों यहाँ पे कुश्ती का एरिया होता है जिसे अपन 12 बाई 12 मीटर, इसमें से 7 बाई 7 मीटर का होता है कॉन्टेक्स्ट एरिया होता है जोन। साथ ही में इसके अंदर दोनों साइड में अंदर एक रेड लाइन होती है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे कौन सी रेड जोन के नाम से जानी जाती है, जिसमें खिलाड़ी जाता है तो उसे चेतावनी दी जाती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, 1 मीटर, 1 मीटर का होता है वो क्या होता है, रेड जोन होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14 देगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, कुश्ती मेट पर केंद्रीय सर्किल का व्यास कितना होता है। केंद्रीय सर्किल की बात कर रहे हैं अपन, सेंटर सर्किल की, उसका व्यास कितना होता है। दोस्तों ये कुश्ती का मेट 12 बाई 12, साथ ही में ये अपना इसका एरिया होता है जो कुश्ती का किया जाता है कॉन्टेस्ट एरिया, और इसके अंदर बीच के अंदर है वो यहाँ पे एक सर्किल होता है जिसे अपन सेंटर सर्किल के नाम से जानते हैं, उसका यहाँ पे व्यास कितना होता है। प्रश्न नंबर 14 के अंदर बताना। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो व्यास रहेगा यहाँ पे 1.20 मीटर, 1.20 मीटर यहाँ पे क्या होता है कुश्ती के अंदर मेट के अंदर सेंटर सर्किल का व्यास रहता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, कुश्ती के 2 राउंड के मध्य अंतराल की अवधि कितनी होती है। कुश्ती के 2 राउंड के मध्य अंतराल कितना होता है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 15 के अंदर। देखिए दोस्तों कुश्ती के राउंड कितने होते हैं, तो वो 3-3 मिनट के राउंड होते हैं कुश्ती के अंदर, टोटल यहाँ पे 6 मिनट के हो गए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 बताना है कि इसके अंदर जो राउंड है उसके अंदर गैप कितना होता है। तो सही आंसर रहेगा 30 सेकेंड का अपने को यहाँ पे दोनों मध्य अंतराल यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा पॉइंट कुश्ती खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। कौन सा पॉइंट है जो कुश्ती में खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, 1, 2, 5 या 7। 16 के अंदर बताना है कुश्ती में कौन सा पॉइंट खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 7 पॉइंट होता है वो खिलाड़ी कुश्ती में नहीं होता, साथ में 1 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट होते हैं और 5 पॉइंट यहाँ पे खिलाड़ी को मिलते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा अधिकारी कुश्ती से संबंधित नहीं है। कौन सा ऑफिशियल्स है जो कुश्ती रेसलिंग से संबंधित नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। मेट चेयरमैन, रेफरी, जज या फिर अंपायर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों एम्पायर कुश्ती के अंदर नहीं होता है। साथ ही में जो मेट चेयरमैन होता है जो अपना मेट लगा होता है उसी पर खिलाड़ियों को वो खिलाता है, तो वो मेट चेयरमैन होता है, इसमें एम्पायर की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हो रहेगा प्रश्न नंबर 18, कुश्ती में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है। कुश्ती में प्रथम जो अर्जुन पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1961 में हुई थी उसको प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है। सुशील कुमार, सत्यव्रत कादियान, उदय चंद्र या फिर योगेश्वर दत्त। प्रश्न नंबर 18 के अंदर बताना है। और कुश्ती में जो पहला खिलाड़ी है जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है वो यहाँ पे उदय चंद यहाँ पे रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखा दोस्तों यहाँ पे, कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रशिक्षक कौन। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, या प्रशिक्षक या फिर कोच को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक रेगुलर और एक होती है यहाँ पे आजीवन श्रेणी। रेगुलर के अंदर 10 लाख और आजीवन के अंदर 15 लाख दिए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर पे 19 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भालचंद्र भास्कर भागवत। भालचंद्र भास्कर भागवत है वो पहला यहाँ पे कोच रहेगा जो कुश्ती के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हो रहेगा प्रश्न नंबर 20, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित होने वाले खिलाड़ी नहीं है। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न जिसका वर्तमान नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसे सम्मानित होने वाला खिलाड़ी नहीं है, वो अपने क्या पे बताना है। प्रश्न नंबर 20 बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गीता फोगाट इससे सम्मानित नहीं हुई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21, केडी जाधव ने कौन से ओलंपिक में फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता था। दोस्तों भारत का पहला व्यक्तिगत पदक ओलंपिक के अंदर है वो किसके द्वारा लाया गया था, तो वो केडी जाधव के द्वारा लाया गया था। पहला वो पदक व्यक्तिगत पदक बता रहा हूँ मैं, उसमें ना गोल्ड ना सिल्वर ना यहाँ पे ब्रॉन्ज, पहला व्यक्तिगत पदक। लेकिन वो कौन सा लाया था, कांस्य पदक लेकर आया था। कौन से ओलंपिक में, प्रश्न नंबर 21 1952 का जो हेलसिंकी ओलंपिक था फिनलैंड के अंदर, उसके अंदर लेकर आया था। नेक्स्ट और आएगा प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देगा दोस्तों, निम्न में से
किस कुश्ती खिलाड़ी ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त किए? कौन सा खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में लगातार 2 पदक प्राप्त किए हैं? 2 लगातार ओलंपिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कंटिन्यू बैक टू बैक ओलंपिक के अंदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सुशील कुमार ने ये 2 लगातार ओलंपिक के अंदर यहाँ पे पदक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23, सुशील कुमार ने कौन से ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया था? दोस्तों सुशील कुमार ने वो 2 ओलंपिकों के अंदर पदक प्राप्त किए हैं, उसमें से रजत पदक है, सिल्वर मेडल है, वो कौन से ओलंपिक में प्राप्त किया था? प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 और सही आंसर रहेगा सन 2012 का जो लंदन ओलंपिक था उसके अंदर यहाँ पे कौन सा रजत पदक प्राप्त किया था। और जो 2008 का ओलंपिक था बीजिंग ओलंपिक, उसके अंदर इसने कांस्य पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24, योगेश्वर दत्त ने कौन से ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया? योगेश्वर दत्त है, उसने कौन से ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया था कुश्ती के अंदर, वो अपने क्या पे बताना है, 24 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे योगेश्वर दत्त ने 2012 का लंदन ओलंपिक था, जिस ओलंपिक के अंदर सुशील कुमार ने क्या जीता था, रजत पदक प्राप्त किया था, उसी के अंदर इसने कांस्य पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25, 2016 के रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक की उपलब्धि क्या रही? दोस्तों यहाँ पे 2016 में ओलंपिक था रियो ब्राज़ील के अंदर, जिसमें भारत ने 2 पदक प्राप्त किए थे। उसमें एक पदक था सिल्वर और एक था यहाँ पे ब्रॉन्ज पदक मेडल है वो किसके द्वारा? साक्षी मलिक के द्वारा कुश्ती में, और सिल्वर मेडल है वो पीवी सिंधु बैडमिंटन में प्राप्त की थी। तो 25 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कांस्य पदक है वो साक्षी मलिक के द्वारा कुश्ती में प्राप्त किए गए थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26, कुश्ती स्पर्धा के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे कुश्ती की जो प्लेटफॉर्म होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी जो मैट लगी हुई होती है 12 बाई 12 मीटर की, वो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर होती है? प्रश्न नंबर 26 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1.10 यानी 1.10 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे होती है। लगभग अगर देखें तो 3.5 से 4 फीट की ऊंचाई पर होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27, कुश्ती में सबसे कम भार वर्ग का क्या नाम है? सबसे कम भार वर्ग, दोस्तों कुश्ती के अंदर जो कैटेगरी आती है वेट कैटेगरी, उसमें सबसे कम वेट कैटेगरी है उसका क्या नाम है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 27 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन लाइट फ्लाई वेट के नाम से जानते हैं, लाइट फ्लाई वेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28, भारतीय पहलवानों ने कौन से ओलंपिक में प्रथम बार भाग लिया था? भारतीय पहलवान है उसने कौन से ओलंपिक के अंदर पहली बार भाग लिया था वो अपने यहाँ पे बताना है। 28 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे और सही आंसर रहेगा 28 के अंदर, वो ध्यान रखना है दोस्तों भारतीय पहलवान थे उसने सन 1900 ध्यान रखना है सन 1920 का जो एंटवर्प ओलंपिक हुआ था बेल्जियम के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे पहली बार भाग लिए थे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29, कुश्ती खिलाड़ी की पोशाक का रंग होता है, जो कुश्ती के अंदर जो खिलाड़ी खेलते हैं रेसलर होते हैं उसका रंग कौन सा होता है? अब देखिए दोस्तों रेसलिंग में 2 खिलाड़ी खेलते हैं, एक दूसरा और यहाँ पे दूसरा, तो उसमें दोनों की ड्रेस कोड होता है वो अलग अलग होता है, आपने देखा भी होगा। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे नीला और लाल यानी ब्लू और रेड यहाँ पे होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30, कुश्ती में खिलाड़ी को विजेता घोषित कौन करता है? कुश्ती के अंदर है वो विजेता कौन करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैट चेयरमैन होता है, जज होता है, रेफरी होता है, साथ ही में टाइम कीपर होते हैं, तो उनमें से अपन इसको विजेता घोषित कौन करता है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 30 के अंदर। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों मैट चेयरमैन। जो मैट चेयरमैन होता है जो खिलाता है खिलाड़ी को, उसके ऊपर ही आसपास रहता है मैट चेयरमैन जो हाथ खड़े करके विजेता घोषित कर देता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31, कुश्ती के सीनियर वर्ग में एक पीरियड की अवधि कितनी होती है? सीनियर वर्ग की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 31 के अंदर बताना है। सीनियर वर्ग में जो एक पीरियड यानी एक राउंड की बात कर ले, एक राउंड की बात कर रहे हैं, राउंड की अवधि कितनी होती है? प्रश्न नंबर 31 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक राउंड की है वो 3 मिनट की यहाँ पे अवधि होती है। फिर यहाँ पे 30 सेकंड का क्या आता है, 30 सेकंड का गैप आता है, फिर 3 मिनट का यहाँ पे राउंड आता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32, कुश्ती में एक बाउट में कितने राउंड होते हैं? एक बाउट में कितने राउंड होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है 32 के अंदर।
चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक बाउट के अंदर है वो 2 राउंड होते हैं, ध्यान रखना है, एक बाउट के अंदर 2 राउंड होते हैं। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 33, डबल नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों बहुत बार अपन इस प्रश्नोत्तरी में करवाते हैं शब्द को कि जो शब्द है डबल नेल्सन वो किससे संबंधित रहेगा। डबल नेल्सन 33 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों रेसलिंग यानी कुश्ती से संबंधित रहेगा शब्द डबल नेल्सन, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 34, रेप चेज शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे शब्द दिया गया है रेप चेज, वो शब्द किस से संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है 34 के अंदर और सही आंसर रहेगा दोस्तों शब्द रेप चेज है वो यहाँ पे कुश्ती से संबंधित रहेगा। दोनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है, शब्द डबल नेल्सन और शब्द रेप चेज दोनों ही कुश्ती से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 35, फिला का संबंध किस खेल से। दोस्तों यहाँ पे फिला है वो किससे संबंधित रहेगी वो अपने यहाँ पे बताना है, जिसकी स्थापना 1912 में, फिला की स्थापना 1912 में हुई थी। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, फिला है, फिला की स्थापना कब हुई थी तो वो 1912 में हुई थी, जिसका मुख्यालय क्योशोर में है, क्योशोर के अंदर इसका मुख्यालय है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुश्ती से संबंधित रहेगी फिला, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट हो रहेगा प्रश्न नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, शब्द ग्रांड एप्लीट्यूड किससे संबंधित है। शब्द ग्रांड एप्लीट्यूड वो किससे संबंधित रहेगा। दोस्तों आपने रेप चेज देखा है, डबल नेल्सन शब्द देखा है और ग्रांड एप्लीट्यूड है, तो ये किससे संबंधित रहेगा। प्रश्न नंबर 36 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुश्ती रेसलिंग से संबंधित रहेगा। तो चलिए दोस्तों ये इस प्रकार अपन ने लगभग 130 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं गेम्स और सामान्य क्वेश्चन संबंधित। कितना स्कोर आप कर पाए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास कैसी लगी वो भी आप ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर और लाइक करके सभी दोस्त जाए और सुबह 9 बजे, ध्यान रखना है सुबह 9 बजे अपनी जो फर्स्ट पेपर जीके संबंधित क्लास रहेगी तो वो ज़रूर आप अटेंड करें। तो मिलते हैं दोस्तों सुबह 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।